Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 अगस्त 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको यह वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कंपाइल करके डिस्कस करते हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी कि पूरा लेक्चर अच्छे से सुनना है। लास्ट में आपने एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पहले आपको जाना है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है। अगेन वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा थंबनेल वाला होने वाला है। और यहाँ पे जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं थंबनेल में कि एक बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया के अंदर में, वो बीमारी है इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़। इसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर में, चाहे वो लाइव मिंट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, कई सारी जगह पर आपको इस बीमारी के बारे में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में जो ये इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है ये तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है भारत के अंदर में। और ये खुद जो स्टडी है वो लैंसेट जर्नल के अंदर में पब्लिश हुई है। इस वजह से आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब है यहाँ पे एक सूजन होती है इस वाली बीमारी में, और जो सूजन है वो सीधा हमारे जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट कर दिया। अब ये क्या सिस्टम है, तो आपको ये स्क्रीन पर ये जो बॉडी पार्ट दिख रहा है ना, इसी पार्ट को ये बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इवन जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आंतें हैं, उसके ऊपर सबसे बुरा असर होता है इस बीमारी का। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा, या फिर कह सकते हो जो हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर में सूजन हो जाती है। सूजन होने के साथ साथ यहाँ पे वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली आपको पता होगा, ये इंटेस्टाइन्स आपको इस तरीके से नज़र आती हैं। इस वाले फोटो में देखोगे तो ये इंटेस्टाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इनमें ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है बाहर वाली, और अंदर वाली आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ही यहाँ पर ये सूजन होती है, जिसको हम अलग अलग प्रकार के नाम से भी जानते हैं। और इसी वजह से बोला जाता है कि जो ये इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है इसके दो प्रकार भी होते हैं। एक होता है क्रोन्स डिजीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलिटिस। दोनों के नाम ध्यान रखना, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलिटिस। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फटाफट उसको समझते हैं। जब बात करते हैं हम लोग क्रोन्स डिजीज़ की, तो ये वाली बीमारी जो है हमारे जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ये कौन सा हिस्सा है होने वाला है? स्पेशली जो हमारी छोटी वाली आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका एंड वाला पोर्शन, और जो बड़ी वाली इंटेस्टाइन है उसका बिगिनिंग वाला पोर्शन। इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा सूजन होता है जब ये क्रोन्स वाली डिजीज़ होती है। अगर मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो अभी मैंने बोला था कि इस इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्रोन्स डिजीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलिटिस। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप देख सकते हो। ये जो अंदर वाली आंत है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख पा होंगे इस मिडिल वाले पोर्शन जो है सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है क्रोन्स वाली डिजीज़ के अंदर में। उसके साथ साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर आप देख पाओगे जो स्टार्टिंग है, जो एनस वाला पोर्शन है, एनस वाले से पोर्शन के साथ में लेकर आप देखोगे थोड़ा सा एरिया ऊपर, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है इस क्रोन्स डिजीज़ के अंदर में, समझ गए। लेकिन मेन सूजन यहाँ से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टार्टिंग वाले एरिया से। लेकिन अल्सरेटिव कोलिटिस के अंदर में आप देख पाओगे तो ये जो पूरा हमारी बड़ी वाली इंटेस्टाइन, लार्ज वाली इंटेस्टाइन, उसका जो ऊपरी भाग आपको देखने को मिलेगा ये पूरी तरह से यहाँ पे सूज जाता है, और लगातार ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो क्रोन्स डिजीज है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं है, ये जगह जगह पे यहाँ पर सूजन हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा होगा।
तो यही यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलिटिस के अंदर में। तो इस बीमारी में क्या होता है, इस प्रकार से आंतों को सूजने को हम लोग ये इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमारा बोवल सिस्टम कहलाता है। इसी वजह से यहाँ पर इस बीमारी का नाम ही बोवल डिजीज़ दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों ये दोनों डिफरेंस समझ में आ चुके हैं। अब आप बता सकोगे अल्सरेटिव कोलिटिस और साथ ही साथ में क्रोन्स डिजीज़ के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो हमारी अल्सरेटिव वाली होती है ना, इसका नाम अल्सरेटिव क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें अल्सर्स बनने लगते हैं। ठीक है, जो हमारी जो आंत है उसमें सूजन के साथ साथ अल्सर्स यानी छोटे छोटे दाने या फुंसी फोड़े कह सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे, मतलब रॉ वर्ड में समझने के लिए वो भी यहाँ पर होने लगते हैं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसके क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, एक इंसान को डायरिया हो जाना। ठीक है, डायरिया ब्लडी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अल्सरेटिव कोलिटिस से गुजर रहा होगा तो यहाँ पे जो उसका पेट होगा बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, टॉयलेट में ब्लड आ सकता है, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। डायरिया में मतलब वही ब्लड आ जाएगा तो ब्लडी डायरिया बन जाएगा वो। उसके बाद एक और सिम्टम जैसे कि वेट लॉस, शरीर तेज़ी से घटना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर का जो वज़न है, भूख खत्म होने लगेगी, शरीर में थकान बहुत ज़्यादा लगेगी, बीमार होने लगेगा एक इंसान। उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, जॉइंट में पेन हो सकते हैं, जॉइंट में सूजन हो सकती है, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस IBD में देखने को मिलती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर IBD किसी ना किसी कारण की वजह से तो होता होगा, मेन कॉज क्या है इसके पीछे का। मेन कॉज अभी भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। लेकिन बोला ये जाता है कि जो ये इंटेस्टाइन बोवल डिजीज़ है ना पूरी, इसकी नाम मैंने चेंज कर दिया, इंटेस्टाइन बोवल डिजीज़ बोल दिया, जबकि वो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है ना। तो ये जो IBD है ना, ये IBD के पीछे का मेन कारण नहीं पता है, लेकिन बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसकी वजह से उस इंसान को बीमारी पकड़ सकती है। और आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन, अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो छोटी से छोटी बीमारी भी उसके लिए जानलेवा बन सकती है। और उसका इम्यून सिस्टम अगर बहुत मजबूत है, यानी उसके अंदर ताकत है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, यानी कोई बड़ी से बड़ी बीमारी चाहे कोविड-19 ही क्यों ना हो, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हम कोविड में बैठकर अलग अलग चीज़ें खाकर, आपको पता है, इम्यूनिटी को ही बिल्डअप कर रहे थे कि भाई इम्यूनिटी मजबूत रखो अगर बीमारी से बचना है तो। लेकिन वही बोला जा रहा है, जिसकी कमज़ोर इम्यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं IBD बहुत आराम से हो जाता है। IBD क्या, कोई दूसरी बीमारी भी उसको आराम से हो जाएगी, लेकिन मेन रीज़न यही बताया जा रहा है। और बोला ये जा रहा है कि जो इम्यून सिस्टम है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी वायरस या बैक्टीरिया को लेकर बुरी तरह से, अगर कमज़ोर इम्यून सिस्टम है तो ऑब्वियस ये बात है वो वायरस और बैक्टीरिया अगर उसकी बॉडी में गया तो उसका इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खा जाएगा। यानी कि ये वायरस बैक्टीरिया अगर किसी वीक एंड इम्यून सिस्टम वाले बॉडी में पहुँचता है तो सीधा उसके बॉडी के अंदर में जो इंटेस्टाइन उसमें सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? तो एक कारण तो ये हो सकता है वीक इम्यून सिस्टम। सेकेंड जो रीज़न बताया जा रहा है वो है जेनेटिक कॉम्पोनेंट। हो सकता है उसके फैमिली में किसी को हो, है ना, हो सकता है उसके पेरेंट्स में किसी को हो ये बीमारी, तो इस चक्कर में यहाँ पर वो जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो गई। ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। अब क्वेश्चन ये है कि चलो कारण नहीं पता मेन, तो ट्रीटमेंट तो पता होगा, मेन ट्रीटमेंट वगैरह है इसका? नहीं, क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको बस खाली थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, नॉर्मल लेकर चल सकते हो, लेकिन अगर आप जड़ से ठीक करना चाहोगे तो इस जड़ से ठीक नहीं हो पाएगी बीमारी। ये पॉसिबल है कि आप सूजन को कम कर सको, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको आप ठीक कर सको, थोड़ा ट्रीटमेंट ले सको अलग अलग थेरेपीज़ के माध्यम से, लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं आया है। और इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ कुछ दवाइयाँ चलेंगी, सर्जरी चलेगी, आपको अपने डाइट में चेंज करना होगा, लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, उसी के बाद ये सूजन कम हो सकेगी। आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। समझ गए? ये यहाँ पर इस आर्टिकल के में मेंशन किया गया। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की जा रही है। काफ़ी पढ़ा है आपने कुनो नेशनल पार्क, आज भी चर्चा में है। आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही की बात है, 10 लोगों को इसी कुनो नेशनल पार्क से अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये जानवरों का शिकार कर रहे थे, पेड़ों की कटाई कर रहे थे, पकड़े गए, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इस वजह से यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क चर्चा में है। और ये वैसे भी लगातार चर्चा में बना हुआ है दोस्तों, चीता की वजह से हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है बहुत ज़्यादा। और आपको रट चुका होगा, मैंने इतनी बार आपको इस पार्क के बारे में पढ़ाया है कि कुनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश के अंदर में। लेकिन जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। इवन यहाँ पर कह सकते हो ये कुनो नेशनल पार्क विंध्या हिल्स के जस्ट पास में है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, क्योंकि जब भी कोई स्टेट का नेशनल पार्क ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं, आपको पता होगा कि मैप भी दिखाता हूँ। तो यह है मध्य प्रदेश बीचों बीच में,
मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से स्टेट्स है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं? तो नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, उसके बाद नंबर 4 है महाराष्ट्र और नंबर 5 है गुजरात। तो टोटल 5 राज्य मध्य प्रदेश के साथ में अपने बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको ये विंध्या रेंजेस दिख रही होंगी। तो इन्हीं विंध्या रेंजेस के जस्ट पास में ही यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? इसका नाम कुनो नेशनल पार्क क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम कुनो है, और कुनो नदी कहीं ना कहीं चंबल नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो उसी कुनो नदी के नाम के ऊपर में कुनो नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इस पूरे कुनो नेशनल पार्क को बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एस्टेब्लिश किया गया था। सरकार ने यहाँ पर इसका जो स्टेटस है 2018 में चेंज किया, इसको एक नेशनल पार्क में बदल दिया। कुनो नेशनल पार्क आज के समय पर जाना जा रहा है चीता की वजह से। आपको पता होगा जो अफ्रीका से चीता मंगाए गए थे वो कुनो नेशनल पार्क में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो चीता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि एक समय पर जब इंडिया में एशियाटिक चीता पाए जाते थे, जब वो अभी खैर वो खत्म हो चुके हैं, जब वो पाए जाते थे वो कुनो नेशनल पार्क में हुआ करते थे। इसी वजह से हमने अभी नए चीता को, अफ्रीकन चीता को इसी एरिया में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अभी सिचुएशन यह है कि इनमें से भी कई सारे चीता मरते जा रहे हैं, बट फिर भी अभी कुछ मात्रा में प्रेजेंट हैं यहाँ पे चीता, जो हमने अफ्रीका से मंगाए। बाकी आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा। थोड़ा प्रोजेक्ट चीता के बारे में ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क कहीं ना कहीं पूरे साल न्यूज़ में रहा है, वो केवल और केवल प्रोजेक्ट चीता की वजह से। तो प्रोजेक्ट चीता दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर में ये जानवरों को ट्रांसफ़र किया गया है। यानी ये चीता अफ्रीका में पाए जाते थे, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया हमारा दूसरा अलग कॉन्टिनेंट हो गया। तो अफ्रीका से यहाँ पर क्या किया है, चीता को हम लोगों ने ट्रांसलोकेट किया, यहाँ से कुछ चीता मंगाए हैं सीधा एशिया के अंदर, यानी स्पेशली इंडिया के अंदर में। तो ये एक ट्रांसलोकेशन यानी कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। समझ गए? ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2020 के अंदर में एक अप्रूवल जो है दे दिया था। इसी के माध्यम से हमने चीता की इन स्पीशीज़ को भारत में इंट्रोड्यूस किया। एक समय पर भारत के अंदर भी चीता हुआ करते थे, बट अभी के समय पर ख़त्म हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 50 से ज़्यादा चीता को हम लोग आने वाले कुछ 5 से 6 सालों के अंदर में अपने देश में रखें। समझ गए? आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, उसको आप अचीव करवा सकते हो, डेली करते ही हैं, तो आज भी इसको ज़रूर से पहुंचा देना। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है एपीआई के बारे में। आपने कई बार सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं ना, उस दवाई के अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज़ होता है उसी को हम लोग एपीआई बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए। पहले समझते हैं खबर क्या है। न्यूज़ यह है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में बोला है कि भारत ने 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी ये जो एपीआई है इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है पिछले 1 से 1.5 सालों में। क्योंकि नहीं तो फिर ये जो एपीआई है इसको हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं दवाइयों को बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या है, ये जो इंग्रेडिएंट है इसको इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब समझना ज़रूरी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। एपीआई बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट होते हैं किसी भी दवाई के अंदर में, किसी भी कैप्सूल के अंदर में आपने जो अंदर केमिकल कंपाउंड देखा है ना, तो वो उसी को यहाँ पे हम लोग एपीआई बोलते हैं। इवन एपीआई जो है ये खुद केमिकल कंपाउंड की प्रोसेसिंग के बाद बनाया जाता है। जो एक दवाई होती है उस दवाई के अंदर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पर एपीआई ही है। ठीक है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बिना दवाई बन ही नहीं सकती। समझ गए? तो एपीआई एक की कंपोनेंट है। कभी भी आप बात करोगे दवाई के रिस्पॉन्स में तो वो की कंपोनेंट है, यानी कि आपके बॉडी अगर ठीक हो पाती है, ठीक है, आपकी बॉडी को थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मिल पाता है, वो उसके पीछे का रीज़न है एपीआई जो इस दवाई में यूज़ किया गया है। जितने भी दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी गोलियाँ होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनको 2 मेन कंपोनेंट से बनाया जाता है। एक तो एपीआई हो गया, समझ गए। दूसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स। दोनों के नाम ध्यान रखने हैं दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एपीआई एक सेंट्रल इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट एपीआई है और दूसरा एक्सिपिएंट्स। इन दोनों चीज़ों की वजह से ही जो हमारी दवाइयाँ हैं वो तैयार हो पाती हैं। अब एपीआई को छोड़ के अगर एक्सिपिएंट्स की बात करें तो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जैसे हमारी दवाइयाँ होती हैं ना, इस दवाई का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए एक्सिपिएंट्स आप कह सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। कहने का मतलब है एक्सिपिएंट्स भी केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हैं। एपीआई एक्टिव सब्सटेंस है लेकिन एक्सिपिएंट्स इनएक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि लैक्टोज हो गया, मिनरल ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है। इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ताकि
जब आप दवाई को लो तो दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है वो कंट्रोल वे में हो सके, बढ़िया से हो सके, कंट्रोल एब्जॉर्प्शन करवाया जा सके दवाई का, दवाई को स्टेबल बनाया जा सके। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल के थ्रू आप सब समझ जाओगे। मान लो किसी को सर में दर्द हो रहा है, तो सर में दर्द होने के लिए एक दवाई ली जाती है, उसका नाम है एसिटामिनोफेन। तो एसिटामिनोफेन बेसिकली क्या है, ये हमारी एपीआई है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। जबकि इसके अंदर जो लिक्विड यूज़ किया गया है इस कैप्सूल के अंदर में, वो यहाँ पर क्या है, एक एक्सिपिएंट है, यानी वो आपके दवाई के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। और जो एपीआई है ये तो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपको ठीक करने में मदद करेगा। समझ गए? तो दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी दवाई के अंदर में, इस वजह से इसको दो कोर कंपोनेंट्स माना जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में सोरगम के बारे में बात की जा रही है। सोरगम जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं, जोवर बोलते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जोवर। ये काफ़ी चर्चा में आ चुका है। चर्चा में क्यों आ चुका है? क्योंकि हाल ही में एक नई स्टडी की गई है और उस नई स्टडी के दौरान इस सोरगम की, इस ज्वार की नई वैरायटी को डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? इंडिया के कोई लोग हैं? नहीं। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई प्रकार की ज्वार की वैरायटी को बना लिया है। और बोला जा रहा है ये जो वैरायटी है ये कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, उन बच्चों की माएँ हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन वाली जो ज़रूरत है, पोषण की जो ज़रूरत है, उसको पूरा कर सकता है ये ज्वार, स्पेशली सब सहारन अफ्रीकन वाले रीजन में, ठीक है। वहाँ पर भुखमरी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों में अच्छा पोषण दिया जा सकता है इस ज्वार का यूज़ करके। तो नई वैरायटी ज्वार की क्या है, इसमें क्या खास बात है, थोड़ी बहुत बातें आपने ज़रूर से पता होनी चाहिए। ये जो नई वैरायटी है ना, इस नई वैरायटी में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक प्रो विटामिन ए, एक नॉन प्रो विटामिन ए कार्टिनोइड्स। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। ये जो वैरायटी है नई वाली, इसके अंदर में आप कह सकते हो ज़्यादा मात्रा में एंजाइम भी है ना, एक फाइटेज एंजाइम भी है। फाइटेज एंजाइम बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि फाइटिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ज्वार के अंदर जो पोषण है वो आपकी बॉडी के अंदर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर देखो कई सारे लोगों के साथ में केस ये होता है कि वो अच्छा खाना खा रहे होते हैं लेकिन बॉडी में तब भी नहीं लग रहा है। रीज़न यहाँ पर यह है कि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, बॉडी में वो जो खाना है वो लग नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो ज्वार वाली वैरायटी है ये एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें फाइटेज एंजाइम है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि फाइटिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। इससे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप डाइट से न्यूट्रिएंट लोगे, वो कहीं ना कहीं बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, आपके शरीर में लगते हुए नजर आएंगे। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इस वजह से बोला जा रहा है कि न्यूट्रिशन लेवल इससे इंप्रूव हो सकता है। प्लस रिजल्ट ने ये भी दिखाया है कि जो ये सोरगम है ना, ये जो नई वैरायटी है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 32 गुना ज़्यादा प्रो विटामिन ए कार्टिनोइड्स प्रोड्यूस कर सकती है नॉर्मल वाले जोवर की वैरायटी से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो ये जोवर की वैरायटी है जिसमें अच्छी खासी मात्रा कार्टिनोइड्स की प्रेजेंट है, इससे क्या होगा, कार्टिनोइड से क्या होगा, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो भी बॉडी के अंदर में बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस इतना ही नहीं, इस जोवर के अंदर में ल्यूटेन और साथ ही साथ में ज़िएंथिन, ये दोनों ही चीज़ों की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो हमारा मस्तिष्क का विकास है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, जो हमारा जोवर होता है ना, जोवर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कैंसर को कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है, आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है अगर आप जोवर को खाते हो, तो इससे सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर में। उसके साथ साथ यहाँ पर बोन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ा सकता है ये। तो सोरगम के ये सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को नज़र आते हैं। अब सोरगम के बारे में कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। प्रीलिम्स में कभी भी रखा हुआ आ जाएगा, फटाफट सॉल्व कर सकते हो आप क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो सोरगम एक ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट, मिलो, दुर्रा, शालू, इस प्रकार से यहाँ पर इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ये पोएकेई फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर अफ्रीका में ओरिजिनेट होता है, वहीं का एक सबसे मेजर फूड क्रॉप है। और मैं आपको बता दूं, जो गेहूं, चावल, मक्का, बारले, ये जो चीज़ है, मेज़ बारले, गेहूं, चावल, मेज़ बारले, ये 4 ऐसी फसलें हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। इन 4 के बाद जो 5वीं फसल है वो यहाँ पर जोवर है। समझ गए? और इसको कल्टीवेट किया जाता है दुनिया भर में। ऐसा नहीं है केवल एक जगह पर, केवल अफ्रीका में कल्टीवेट किया जाता है, नहीं। अफ्रीका की मेजर क्रॉप है, लेकिन अफ्रीका के साथ साथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी इसको उगाया जाता है। इंडिया में इस सोरगम को हम लोग जोवर के नाम से, चोलम के नाम से और जोन्ना के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो अलग अलग वैराइटीज़ हैं भारत के अंदर में, उसका कलर भी डिफरेंट है। कई वैरायटी का कलर वाइट है, कई का येलो, कई का डीप रेड, कई का पर्पल, कई का ब्राउन भी आपको कलर देखने को मिलता है।
सोरगम जो है स्पेशली जो हॉट एरियाज़ है वहाँ पर बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखो खास बात यहाँ पे पता है क्या इसकी, ये एक ऐसी फसल है कि कैसी भी कंडीशन उसको मात दे सकती है। मान लो किस एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, पानी मिल नहीं रहा है वहाँ पे, आप उस एरिया में भी जोवर को उगा सकते हो, क्योंकि जोवर की जो जड़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर कहीं पर ड्राफ्ट पड़ा है, सूखा पड़ा है, उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं, उसको भी सह सकती हैं, उसको सह कर भी अपने आप की जो फसल है वो बढ़ा सकती हैं। समझ गए? ये इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इतना ही नहीं, मान लो यहाँ पे कहीं पर पानी प्रेजेंट भी है, उसमें खारापन ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकता है। और मान लो कहीं पर पानी भर चुका है, पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है, उस कंडीशन में भी जोवर ग्रो कर सकता है। ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर इस मिलेट की। पिछले कुछ सालों में सोरगम का, इस जोवर का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, आप ऐसा कह सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में बात की जा रही है। ये जो लेपर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। इसको क्लाउडेड लेपर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके शरीर के ऊपर जो आप धब्बे देख रहे हो वो क्लाउड के फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड रख दिया गया। यानी थोड़े क्लाउड वाले पैटर्न्स इसके बॉडी के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। इसकी कुछ स्पेशल बातें भी हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस क्लाउडेड लेपर्ड को लुका छिपी खेलते हुए देखा, इस वजह से मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से कई सारे कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में बना हुआ है। अब क्लाउडेड लेपर्ड डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो क्लाउडेड लेपर्ड क्या है? एक प्रकार की वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। क्योंकि जितनी ये कैट हैं, लेपर्ड है, चीता है ना, उसके अलावा यहाँ पे हमारा टाइगर है, ये सारी बिग कैट की स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड कैट की स्पीशीज़ हैं। तो उसमें भी क्लाउडेड लेपर्ड भी आता है। क्लाउडेड लेपर्ड हमारे हिमालयाज़ के जो घने जंगल है वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना में भी यहाँ पर ये पाया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड की अपना पे दो प्रजातियां हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक प्रजाति है जिसका नाम है सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड, और दूसरी वाली जो प्रजाति है उसका नाम है मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड। जो मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड है ये नेपाल से लेकर मलेशिया तक पाया जाता है। सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड जो है, जिसका साइंटिफिक नेम नियोफिलिस डियार्डी है, ये बोर्नियो और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया में पाया जाता है। समझ गए? तो जो मेनलैंड वाला क्लाउडेड लेपर्ड है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा गजब का है। क्यों? क्योंकि इसके जो कैनाइंस हैं, कैनाइंस वाले जो दांत है वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, इसके मुंह के हिसाब से भी बड़े साइज़ के हैं। यानी कैनाइंस मतलब ये वाले दांत की बात कर रहे हैं, ये थोड़े से लार्ज साइज़ के देखने को मिल जाते हैं इस मेनलैंड वाले क्लाउडेड लेपर्ड के। और इसके जो मेनलैंड वाला क्लाउडेड लेपर्ड है ना, इसके पैर जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं। पैर मतलब रोटेट कर सकता है ये अच्छी तरीके से, इंसान पूरा पंजा मोड़ रहा है ना अपने हाथ का, उस तरीके से पंजा मोड़ सकता है। और मोड़कर आप कह सकते हो इस प्रकार से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। और ये आप क्लाउडेड लेपर्ड को देख पा रहे होंगे, पेड़ पर लटका हुआ है, उल्टा चल रहा है पेड़ पर। क्यों? क्योंकि इसका जो ये पंजा है ये पूरी तरह से फोल्ड हो सकता है, जैसा आप दोनों तरफ ये देख पा रहे होंगे, घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। समझ गए? तो बिना किसी डर के, मतलब बोला जाता है कि ये ना आराम से जंगल में घूमता है बिना डरे, किसी भी बड़े जानवर से नहीं डरता कि हाँ हो सकता है कोई बड़ा जानवर आके इसे खा ले, किसी से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि फटाक से पेड़ पे चढ़ सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज है पेड़ पर चढ़ने की, इवन यहाँ पर पेड़ से उल्टा लटकने की भी। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। समझ गए? अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये क्लाउडेड लेपर्ड भारत में स्पेशली कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर में सिक्किम हो गया, हमारा नदर्न वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, उसके अलावा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में, असम, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी स्टेट्स के अंदर भी यहाँ पर ये पाया जाता है। उसके अलावा जो क्लाउडेड लेपर्ड है, ये लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। ध्यान रखना, इसका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया। इसकी जो संख्या है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। रीज़न इसका हैबिटेट लॉस होना, हंटिंग होना, ये सारे मेन रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में भू विजन के बारे में बात की जा रही है। अब ये भू विजन क्या है डिस्कस करते हैं। हाल ही में एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस्ड सॉइल यानी मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए इस प्रकार का जो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया है। भू विजन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हैदराबाद के अंदर में जो ICAR है वहाँ पर। ठीक है, तो भू विजन क्या है? भू विजन को हम लोग जानते हैं कृषि रास्ता के नाम से एक सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है। हमारी मिट्टी की जो हेल्थ है उसको टेस्ट करने वाला एक सिस्टम है। समझ गए कि मिट्टी की हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी के अंदर में है। तो इस भू विजन को जॉइंटली डेवलप किसने किया है? ICAR और IIRR ने। ये क्या है? ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसी के अंदर आने वाला IIRR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च।
जो चावल को लेकर स्पेशली बात करता है। तो ये वाली बॉडी हुई एक। दूसरी बॉडी कौन सी है? कृषि तंत्र। तो इन दोनों बॉडी ने साथ में मिलकर इस भू वाले विजन को, इस सॉइल टेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ये जो सिस्टम है ये बिना रुके 12 अलग अलग सॉइल पैरामीटर टेस्ट कर सकता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉइल को लेकर, मिट्टी को लेकर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, जिससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर भू विजन रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो एक प्रकार का इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड वाला सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन पर, सॉरी अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है। इसी आर्टिकल में बोला जा रहा है कि देखो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो ये IIRR क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च को एस्टेब्लिश किया है एज अ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर, और ऐसा प्रोजेक्ट के तौर पर एस्टेब्लिश किसने किया है? हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 1965 में। इस IIRR का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर में है। इसका मेन काम क्या है? जो हमारी राइस की प्रोडक्टिविटी है, चावल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मानस नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, ये भी साथ ही साथ में न्यूज़ में है। आज कुछ नेशनल पार्क्स अच्छे वाले न्यूज़ में हैं, जिसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन यह है कि हाल ही में जो ग्रीन एक्टिविस्ट है उनका कहना यह है कि मानस नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे जो स्टाफ का शॉर्टेज है वो लगभग 63% का है, इस वजह से ये पार्क न्यूज़ में है। तो पहला क्वेश्चन कि सर ये नेशनल पार्क है कहाँ पर? यह है असम के अंदर में। ठीक है, ये असम के अंदर में है, ध्यान रखना। और असम के ऊपर जस्ट भूटान है। भूटान के अंदर एक नेशनल पार्क है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये इन दोनों की बाउंड्री आपस में लगती है, ये दोनों आपस में सटे हुए हैं। अगर मैं आपको असम का मैप दिखाऊं तो ये पूरे इंडिया का मैप हुआ, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हुआ। इस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको जस्ट बीचों बीच में येलो कलर का असम दिख रहा होगा। असम के आसपास कई सारे स्टेट्स हैं जो किसके साथ बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मिजोरम, फिफ्थ त्रिपुरा, सिक्स मेघालय और सेवेंथ वेस्ट बंगाल। ऊपर यहाँ पे आपको भूटान की बाउंड्री भी देखने को मिलेगी। तो जस्ट ऊपर साइड में मानस नेशनल पार्क है, जो कि भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क है उसके साथ में सटा हुआ है। ठीक है, तो ये असम का जो मानस नेशनल पार्क है ना, ये एक यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप देखोगे तो घासें पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर हम जानवरों की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो गोल्डन लंगूर हैं, पिग्मी हॉग, इस प्रकार की जो स्पीशीज़ हैं, असम रूफ टर्टल है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मानस नेशनल पार्क का जो नाम है ये मानस क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है मानस नदी। और मानस नदी का नाम मानस नदी पड़ा हुआ है क्योंकि जो गॉडेस मनसा हैं, गॉडेस मनसा, ठीक है, जो मनसा देवी हैं बेसिकली, ठीक है, सर्पों की देवी, तो उन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पे इस नदी का नाम है मानस रिवर। और मानस रिवर के ऊपर रखा गया है इस मानस नेशनल पार्क का नाम। और जो ये मानस नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ध्यान रखना, जो कि मानस नेशनल पार्क से बहती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 के बारे में बात की जा रही है। तो हाल ही में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो क्या करने वाले हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं IMS-1 जो सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ को। इसी वजह से ये सैटेलाइट न्यूज़ में है। इसको हम लोग मिनी सैटेलाइट 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मिनी सैटेलाइट 1 यानी मिनी मतलब छोटी सैटेलाइट हो गई ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भारत के थ्रू बनाई हुई छोटी सी सैटेलाइट है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो हमारे इसरो का ही है, उसी सेंटर ने इसको डेवलप किया है। तो एक छोटे साइज़ का सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जिसको कह सकते हो यहाँ पे ये सस्ते दाम में स्पेस तक पहुँचा सकता है। एक लो कॉस्ट में आपको स्पेस का, अंतरिक्ष का एक्सेस मिल सकता है इस सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये लो कॉस्ट वाला सस्ता सा सैटेलाइट जिससे आप काम बढ़िया कर सकते हो। तो ये जो IMS-1 बस सैटेलाइट है, इसका वज़न लगभग 100 किलोग्राम के आसपास है और ये लगभग 30 किलोग्राम्स का जो वज़न है उसको लेकर चल सकता है। यहाँ पर सोलर एरे भी है जो कि इसको पावर देने का काम करता है। सोलर पैनल से पावर जनरेट होती है और बोला जाता है कि ये जो सैटेलाइट है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने भी यूज़ किया है इसरो के अलग अलग मिशंस में, IMS-1 में, यूथसैट में, माइक्रोसैट 2D के अंदर भी यहाँ पर यूज़ किया गया है।
और बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो लो कॉस्ट एक्सेस है ये स्पेस का देगा, यानी कि आप बहुत सस्ते दाम में स्पेस को एक्सेस कर सकते हो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इवन यहाँ पे ये सैटेलाइट आपकी हेल्प करेगा अर्थ की अच्छी अच्छी इमेजेस को देने में, ओशन का डेटा देने में, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ को करने में, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग करने में। तो इस प्रकार के जो डेटाज हैं वो यहाँ पे आपको इस IMS से मिल सकते हैं, दैट इज़ इंडियन मिनी सैटेलाइट 1। ठीक है, बात क्लियर हो गई। कुछ इस प्रकार से आपको ये सैटेलाइट देखने को मिलती है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब अगला तो कोई आर्टिकल नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आएंगे। तो फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्या क्या हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है तो बहुत आराम से और बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो डिजीज़ है ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन और उसको डैमेज करता है बेसिकली। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है इसका कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी इसका प्रॉपर उपाय नहीं देखने को मिलेगा। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन A ओडिशा, B मध्य प्रदेश, C राजस्थान या D कर्नाटका। फटाफट बताओ, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन और उससे ही सरल आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकंड रुको दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े अलग हैं लेकिन मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। क्वेश्चन यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग API। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 यानी दोनों सही हैं या ऑप्शन नंबर D दोनों गलत हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट को लेकर चलना। ये जो स्टेटमेंट है मुझसे गलत लग गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है एक प्रकार के एक्टिव कंपोनेंट होते हैं दवाई के अंदर में, जिनका मेन काम क्या होता है, कुछ ऐसे इफेक्ट को प्रोड्यूस करना ताकि बॉडी को ठीक किया जा सके, यानी कि बॉडी को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए दवाई के अंदर में जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है वो API है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो API है ये हेल्प करता है हमारी दवाई को स्टेबल बनाने में, प्लस दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है उस एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने में। जब आप दवाई लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन और स्टेबिलिटी के अंदर में हेल्प करता है ये API। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A केवल पहला वाला, ऑप्शन B केवल दूसरा वाला, ऑप्शन C दोनों सही है या ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। बताओ। यहीं पर थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इसका आंसर मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होना चाहिए केवल 1, सेकेंड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि API देखो आपको पता है हाँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दवाइयों में यूज़ हो रहा है हमारे बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दवाई को स्टेबल और दवाई का कंट्रोल एब्जॉर्प्शन के लिए API मदद नहीं करता है, उसके लिए एक्सिपिएंट्स होते हैं वो मदद करते हैं। आपको मैंने API और एक्सिपिएंट्स के बीच में डिफरेंस बताया था ना, याद होगा। आगे आते हैं। खैर नेक्स्ट आर्टिकल में इंडियन मिनी सैटेलाइट को लेकर पूछा गया। इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट, ये छोटा सा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम बहुत ही कम दाम में स्पेस का जो एक्सेस है वो ले सकें। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द भू विजन प्लेटफॉर्म। भू विजन प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है। नीचे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन A, क्या ये एक प्रकार का मिनी सैटेलाइट है। ऑप्शन B, क्या एक प्रकार का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ऑप्शन C, क्या एक सबमरीन है। या फिर ऑप्शन D, क्या ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो बताओ यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानस नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। मानस नेशनल पार्क को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, मानस नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालयस के फुटहिल्स है वहाँ पर स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट, मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में यूनेस्को के अंदर में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो दिया हुआ है, उसमें लिस्ट आउट किया गया है। तो बता दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको समझ लिया है और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया होगा। चलो चेकआउट करते हैं आखिरी वाले क्वेश्चन से, आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे कि कितने सही किए कितने गलत किए आपने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था मानस नेशनल पार्क को लेकर कि दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है।
पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि मानस नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश नहीं असम में है, इस वजह से गलत है। दूसरा वाला सही है क्योंकि एक यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकंड स्टेटमेंट, जो भू विजन प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है? तो लास्ट वाला सही है। भू विजन बेसिकली एक सॉइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने आपको बताया है, मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए इसको तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट ने कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस सैटेलाइट को डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर के थ्रू। दूसरा, ये सैटेलाइट एक स्मॉल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जिसका मेन मकसद है हम स्पेस को एक्सेस कर सकें बिल्कुल लो कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया API को लेकर, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। फिर पूछा गया था कुल्लू नेशनल पार्क को लेकर कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के अंदर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि बोवल डिजीज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में एक इन्फ्लेमेशन और डैमेज को क्रिएट करने का रीज़न है। दूसरा, यहाँ पे इस बीमारी का कोई भी यहाँ पे अभी कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके दोनों के दोनों आंसर हो गए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। तो कितने सही हुए कितने गलत ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और जितने गलत हुए हैं वो भी नंबर बताना, क्यों गलत हुए हैं रीज़न बताना। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।